हे वाला स्नेहर्स आ चुकी हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस कहानी एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पार्थक को ईरा ने काफ़ी अच्छा आइडिया दे दिया था। पहले तो वो ईरा के सामने अपना मुंह बना लेता है, लेकिन उसके बाद उसे भी समझ में आता है कि ईरा ने इतना भी कुछ गलत बोला नहीं है। और वो ईरा की शक्ल देखते हुए कहता है, दिखने में तो पगलू जैसा है, टीन का डब्बा भी है, लेकिन बातें कभी कभी स्मार्ट वाली कर देता है। और फिर वो आयु के फोटो को अपने वॉलपेपर पर लगा करके अपने रूम में आ जाता है और अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो जाता है। वो लगातार आयु की फ़ोटो को देख करके इमेजिनेशंस किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्रेजल और आहान जो कि अब डिनर कर चुके थे। श्रेजल जो डिश को उठा करके रूम से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी आहान उसको कुछ याद दिलाते हुए कहते हैं, रात काफ़ी हो गई है, किसी को डर नहीं लग रहा आज? श्रेजल जैसे ये सुनती है वो आहान की तरफ मुड़ते हुए कहती है, हाँ नहीं, आज डर नहीं लग रहा। आहान जो कहते हैं, क्यों नहीं लग रहा? श्रेजल जो कहती है, मैं अब बड़ी हो रही हूँ और फिर मुझे तो डॉक्टर भी बनना है, अगर डरूंगी तो डॉक्टर कैसे बनूंगी? और फिर हीरा भी तो है ना नीचे। आहान ने अभी तक तो उसकी बातें सुन करके अपने चेहरे पर बस हल्की सी मुस्कुराहट लाई थी, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से इतना प्यार से वो हीरा सुनते हैं, वो तुरंत ही अपने फ़ोन से अपनी नज़र हटाकर श्रेजल को घूरते हुए कहते हैं, हीरा नीचे है? श्रेजल जो कहती है, हाँ वो नीचे ही घूम रहा है, सिक्योरिटी के लिए शायद घूम रहा होगा, और मुझे डर नहीं लगेगा अगर वो है तो। आहान जो तुरंत ही फ़ोन को बेड पर रखते हैं और उसके पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, और अगर डर लगता है तो मुझसे कहा करो तुम। श्रेजल जो कहती है, आप क्यों झूठ में परेशान हो रहे हैं, मैं चली जाऊँगी ना। आहान जो कहते हैं, क्यों चली जाओगी, मेरी जिम्मेदारी है, तुम ईरा की नहीं। और वैसे भी आज मैंने सुबह से कुछ खास काम तो नहीं किया ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत थक गया हूँ, चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो। और ये बोल करके वो श्रेजल का एक हाथ पकड़ लेते हैं। श्रेजल जोहान को देखते हुए कहती है, सही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुझे परेशान किया है। आहान जो श्रेजल की बात सुन करके उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, परेशान करने लगा मैं तुम्हें? श्रेजल तुरंत ही अपने चेहरे को ना हिलाते ही कहती है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वो दोनों किचन से लौट करके फिर से रूम में वापस आ जाते हैं और वहीं श्रेजल और आहान अब एक दूसरे में लिपट करके सो गए थे। वैसे तो श्रेजल बार बार उनसे दूर चली जा रही थी, मगर बार बार आहान उसकी कमर को पकड़ करके किसी गुड़िया की तरह अपनी तरफ खींच ले रहे थे। और इसी तरह वो दोनों भी अब नींद के आगोश में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्थक जो अभी आयु की फ़ोटो को देख करके अपनी ख्वाबों की दुनिया में मस्त था, और कब इसी तरह से सुबह हो जाती है पार्थक को पता ही नहीं चलता। वैसे भी वो होली के दिन पूरी तरह से मदहोश था और उसकी नींद भी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से रात भर उसे नींद नहीं आती। वो काफ़ी एक्साइटेड था आज कॉलेज जाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था कि कहीं आयु उस पर नाराज़ ना हो। वो जानना चाहता था कि आखिर कल अल्कोहल के नशे में उसने आयु से क्या ऐसा बोल दिया है जिससे वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। पार्थक जो आज काफ़ी सुबह सुबह ही अपने कॉलेज के लिए रेडी हो गया था और वो अपने बैग को लेकर के साथ में अपने फ़ोन को हाथ में लेता है और वॉलपेपर को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। और ये बोल करके वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर इस वक्त धर्म जी बैठे हुए थे और वो न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे थे। पार्थक उन्हें देख करके उनके पैर के पास आता है और झुकते हुए उनके आशीर्वाद लेते हुए कहता है, डैड मैं निकल रहा हूँ। धर्म जी जो कि पार्थक को देखते हुए कहते हैं, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, जॉगिंग के लिए? पार्थक जो कहता है, नहीं डैड, मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज तो कर ही लिया, आज जॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, और फिर मैं इतने अच्छे कपड़े में जॉगिंग करने थोड़ा जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ डैड। जैसे ही पार्थक की बात धर्म जी सुनते हैं वो एकदम से पार्थक को चौंकते हुए देखकर कहते हैं, क्या इतनी सुबह सुबह कॉलेज के लिए जा रहे हैं आप? और फिर सामने की तरफ वो घड़ी में देखते हुए कहते हैं, अभी तो पर सिर्फ 7 बज रहे हैं बेटा, इतनी सुबह सुबह आप कब से कॉलेज जाने लगे? पार्थक जो कहता है, डैड, और ये बोल करके उनके बगल में चेयर को थोड़ा उनकी तरफ खिसकाता है और उनके सामने आकर बैठते हुए कहता है, आपको पता है मैं आहान भाई का भाई हूँ, आहान खुराना। अब उनका भाई हो तो मुझे उनकी तरह बनना पड़ेगा ना, कम से कम आहान भाई की तरह नहीं बन सकता तो कम से कम यशवी भाई की तरह तो मैं बन ही सकता हूँ। आप देखते नहीं हैं वो दोनों लोग कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, अपने काम को लेकर कितना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। मुझे भी तो फोकस्ड रहना पड़ेगा ना। अब ये मेरा लास्ट ईयर है, इसके बाद मुझे अपने भाई की कंपनी को संभालना होगा, कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी मेरे ऊपर। अरे खुराना खानदान का वारिस हूँ मैं। हाँ एक लौता नहीं सही, लेकिन छोटा वारिस तो मैं ही हूँ ना डैड। अब मुझे जिम्मेदारियाँ उठानी है अपने ऊपर और इस कंधे को मजबूत बनाना पड़ेगा। वहीं धर्म जी जो कि अपने न्यूज़पेपर को साइड में रखते हैं और उसकी तरफ अपने चेयर को हल्का सा आगे बढ़ाते हैं और अपने एक हाथ से उसके गाल पर हल्का सा टैप करते हुए कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। वहीं पार्थक शर्माते हुए कहता है, अरे डैड
आपको पता नहीं है ये सुनने के लिए मैं आज सुबह सुबह इतना जल्दी तैयार हुआ हूँ। धर्म जी उसके गाल को पहले तो बहुत प्यार से खींचते हैं, लेकिन फिर अचानक ही उनकी पकड़ पार्थी के गालों पर कस जाती है और वो जोर से उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, इतना प्यारा प्यारा झूठ, और वो भी सुबह सुबह, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप? पार्थी एकदम से अपने डैड के रूप को चेंज होता हुआ देखकर कहता है, डैड मेरा गाल, वैसे भी भाई ने यही गाल सुझाया था मेरा, प्लीज डैड छोड़ दो। धर्म जी जो कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बड़े बेटे तो झूठ बोलते ही थे हमसे, अचानक से आप भी बोलना शुरू कर दिए। पार्थी जो कहता है, बड़े भाई कहाँ झूठ बोलते हैं आपसे, और मैं भी तो नहीं बोलता हूँ, सच्ची तो बोल रहा हूँ। अब मुझे जिम्मेदार बनना है ना अपने भाई की तरह, मेरे आइडियल है मेरे भाई, बिल्कुल उन्हीं की तरह बन के रहूँगा, छोटा अहान खुराना। धर्म जी उसको देखते हुए कहते हैं, नहीं, और ये बोलते हुए वो काफ़ी सीरियस हो गए थे और वो उसके बाल पर अपने हाथ फेरते हुए कहते हैं, आप उनकी तरह कभी मत बनिएगा बेटा। मैं मानता हूँ कि आहान पर मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, फ़ख्र होता है मुझे उन पर कि वो मेरे बेटे हैं और वो इतना आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप आहान जैसे बने। पार्थी जब अपने डैड को इतना सीरियस टोन में बात करते हुए सुनता है तो वो भी उनसे थोड़ा क्यूरियस होकर के पूछता है, ऐसा क्यों डैड? वो तो बहुत अच्छे हैं और देखिए ना कितना नाम भी कमा रहे हैं, और शेजल भाभी जैसी बीवी भी मिल गई उनको, और फिर सबके साथ अच्छे रहते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं। ईरा जैसे महान रोबोट को बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे भाई का ही तो था। धर्म जीजू को सोचते हुए कहते हैं, सब कुछ में बहुत अच्छा है मेरा बड़ा बेटा, लेकिन उसके दिल और उसके दिमाग में क्या चलता है वो किसी को भी नहीं बताता। अगर शेजल उसकी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो मुझे बहुत घबराहट होती थी अपने बेटे के लिए। उसने कितना कुछ नहीं झेला अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मेरे सामने आकर के कभी इस बात को जाहिर नहीं किया उसने कि वो कितना दर्द में रहता है। आप बिल्कुल भी अपने भाई की तरह मत बनिएगा। कभी भी आपको ज़रूरत महसूस हो, कभी भी आपको तकलीफ़ हो, आप अपने डैड और अपने भाई को हमेशा अपने साथ पाएंगे। पार्थिक, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे बड़े बेटे ने फेस किया वो आप भी करें। हम दोनों ने आपको बहुत प्यार से पाला है और हम नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत आए। और फिर उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, वादा करिए हमसे, जब भी आप किसी ऐसे परेशानी में होंगे कि आपको लगे आपको कोई तकलीफ़ है या आपको कोई दिक्कत है, तो तुरंत ही आकर के आप हमसे बोलेंगे या तो फिर अपने बड़े भाई से मदद मांगेंगे अगर हम आपके पास हैं तो। पार्थिक जो अपने डैड को वादा देते हुए कहता है, आई प्रॉमिस डैड, अगर मुझे कोई भी दिक्कत आएगी ना, छोटी से छोटी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, लाइक अगर मुझे टीचर डांट दिया या फिर मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई या फिर उसने मुझसे ब्रेकअप, नहीं, वो मुझसे कभी ब्रेकअप नहीं कर सकती। और फिर वो आगे कहता है, ईरा ने अगर मुझे परेशान भी किया ना, तब भी मैं आपको ही आकर के बताऊंगा। धर्म जी जो कि पार्थिक की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और वो मन में ही कहते हैं, अभी आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं पार्थिक, आप काफ़ी छोटे हैं। हर इंसान को किसी न किसी दर्द से गुजरना पड़ता है और आपकी भी ज़िंदगी में, मैं चाहता तो नहीं हूँ मगर वो फेस ज़रूर आएगा जब आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं। वही पार्थिक जो अपने हाथ को अपने डैड के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, तो मैं निकलूँ अब? धर्म जी जो कहते हैं, बिना कुछ खाए नहीं निकलना आपको। वही वो री और लिली से कहते हैं, क्या हुआ, कुछ ब्रेकफास्ट बना क्या? ये देखिए हमारे छोटे शहजादे, इनको सुबह सुबह कॉलेज जाना है, जल्दी कुछ बना कर लाइए। पार्थिक जो कहता है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं जाकर के खा लूँगा ना कैंटीन में। धर्म जी जो कहते हैं, सुबह सुबह कैंटीन में क्या खाएंगे, चाय और ब्रेड? वही पार्थिक जो कहता है, हाँ वही खा लूँगा ना डैड। वही धर्म जी जो कहते हैं, वहाँ की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं खाने की, और आपको ऐसी जगह का खाना खाने की क्या ज़रूरत है जब घर पर खाना बन रहा है तो। पार्थिक जो अपने हाथ को अपने बाल के पीछे रखते हुए इधर उधर देखते हुए कहता है, डैड आपको कैसे समझाऊँ, मुझे अपनी क्यूटी पाई के पास जाना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आज भी वो बस से आए। मैं चाहता हूँ आज मैं उसे अपनी बाइक पर बैठा करके चिपका कर ले आऊँगा और उससे पूछ भी लूँगा कि वो मुझसे नाराज़ क्यों है। कम से कम ब्रेकफास्ट नहीं करके जाऊँगा तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा। प्लीज़ डैड मेरा हाथ तो छोड़िए। और वो लगातार अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, अब डैड मैं चलता हूँ ना। धर्म जी कहते हैं, चुपचाप से बैठे यहीं पर। वहीं दूसरी तरफ श्रेजल जो कि लगातार आहान के बाजू से खुद को अलग करने की कोशिश कर रही थी, मगर आहान उसको परेशान करते हुए बार बार अपने बाहों में जकड़ते हुए कहते हैं, आज तो नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हें,
श्रीजल जो कहती है, कैसी बात कर रहे हैं आप, सब लोग नीचे जग गए होंगे, फिर मुझे उठना भी है, नहाना भी है, काम भी करना है और आज तो मुझे पढ़ाई भी करनी है ना। आहान जो कहते हैं, अरे तुम पढ़ाई को मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जेलस हो जाऊँ और ये जो तुम्हें डॉक्टर बनाने का मैंने डिसीजन लिया ना वो अभी के अभी ख़त्म कर दूँ। श्रीजल जो तुरंत ही अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा। आहान उसकी तरफ अपने चेहरे को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तो चलो मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। श्रीजल जो कहती है, मुझे आपको कन्विंस नहीं करना। आहान जो कहते हैं, मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे। श्रीजल जो आहान की बातों को सुन करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आप मुझ पर हमेशा ऐसे हुक्म जताते, आप हमेशा यही चाहते ना कि मैं आपकी हर बात मानूं, आप मेरी कोई बात नहीं मानते। जैसे ही श्रीजल ने इतने प्यार से आहान से सुबह सुबह ये रिक्वेस्ट की थी, आहान का मुंह बन जाता है और वो श्रीजल से कहते हैं, अच्छा रोना मत शुरू कर देना तुम, मैं क्या ही मांग रहा था, बस एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग कैसे दे देती, जाओ छोड़ रहा हूँ तुम्हें, जाओ यहाँ से। श्रीजल जहान को थोड़ा नाराज़ होते हुए देख करके अपने हाथों को धीरे से उनके गाल पर फेरते हुए कहती है, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। आहान जो मुंह बनाते हुए कहते हैं, काम निकलवा लेते हो फिर कहती हो अच्छे हैं। श्रीजल जहान को देखते हुए कहती हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना, लेट हो रहा है। आहान जो अपने दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखते हुए श्रीजल को देखते हुए कहते हैं, तो क्या करूँ, तुम मुझे उठने की हिम्मत ही नहीं दे रही हो, ये नहीं एक प्यारी सी किस दे दे तो मैं भी उठ जाता खुशी खुशी, लेकिन नहीं, मुझे कैसे खुश कर सकती हो तुम। श्रीजल जहान कितनी सारी बातें सुन करके तुरंत ही वार्डरोब के पास आते हुए कहती है, मुझे नहाना है, उसके बाद जो कहेंगे वो, और ये बोल करके वो जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग जाती है। वहीं आहान जो कि अपने बगल में रखे फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और यशवीर को कॉल करते हैं। दूसरी तरफ से कॉल पिक हो जाता है और यशवीर कहता है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं पहुंच रहा हूँ ऑफिस। आहान जो कहते हैं, ऑफिस नहीं, मेरे मेंशन पहुंचो, कुछ ज़रूरी काम है तुमसे। यशवीर जो कहता है, ओके सर, मैं गाड़ी घुमा देता हूँ। यशवीर काफ़ी जल्दी ही ऑफिस पहुंच जाया करता था ताकि आहान के आने से पहले ही वो सारी अरेंजमेंट ऑफिस में कर ले। यशवीर जो तुरंत ही अपनी गाड़ी को टर्न करते हुए आहान के मेंशन की तरफ आ जाता है। वहीं नीचे बेचारा पार्थिक लगातार अपने हाथों को धर्म जी के हाथों से छुड़ाते हुए वहां से भागने की कोशिश किया जा रहा था, मगर धर्म जी उसको अभी तक अलाउड नहीं किए थे। वहीं रिया जो उसके लिए अच्छा सा नाश्ता ले आते हुए कहती हैं, ये लीजिए आपका फेवरेट वाइट सॉस पास्ता। जैसे पार्थिक पूरा प्लेट भर का पास्ता देखता है, वो एकदम से अपने सिर पर मारते हुए कहता है, फंस गया काम से, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये सारा पास्ता मैं चट कर जाऊंगा और उसके बाद मैं उस क्यूटी पाई के यहाँ क्या खाऊंगा। ये लोग इन्हें समझते नहीं है, लड़का बड़ा हो गया है, क्या जिंदगी भर अपने ही घर पर खाना खाऊंगा, ससुराल में भी तो खाने का हक है मेरा। धर्म जी से वो अपना हाथ छुड़ाते कहता है, डैड अब तो छोड़ दो, मैं खाना कैसे खाऊंगा। धर्म जी जो उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, जल्दी खाइए, लेट हो रहा है आपका। पार्थिक जो कहता है, बहुत लेट हो गया डैड, 8 बजने वाला है, जल्दी जल्दी खाता हूँ वरना बस आ जाएगी। आज उसे किसी भी हालत में अपनी क्यूटी पाई को अपने बाइक पर बिठा करके जाना था और साथ में उसे बहुत सारे सवाल भी करने थे आयु से, जिसकी वजह से वो किसी बंदरों की तरह सुबह सुबह पूरे पास्ता को जल्दी जल्दी खाने लगता है। थोड़ी ही देर में यशवीर भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो जैसे अंदर की तरफ आते हैं वो देखते हैं कि इस वक्त पार्थिक किसी भुक्कड़ बंदर की तरह खाना खाया जा रहा है। यशवीर जो उसके पीठ पर जोर से मारते हुए कहता है, ये क्या चल रहा है भाई पार्थिक। और वहीं वो धर्म जी के पैर को अपने हाथों से छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग अंकल। धर्म जी उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग, खुश रहिए, आप भी आइए, बैठिए, नाश्ता कर लीजिए। यशवीर जो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा अनहाइजेनिक खाना नहीं खाता इसकी तरह से। और फिर वो पार्थिक के सिर को हिलाते कहते हैं, अबे आराम से खा ले, इतना क्या ठूस रहा है, ट्रेन छूट रही है तेरी या फिर इतना ज़्यादा भूख लग गई है। पार्थिक जो कहता है, बार में बार बताओ ना, देख लो खाना खा रहा हूँ, मेरा मतलब पास्ता खा रहा हूँ। वहीं जैसे ही रिया यशवीर को आता हुआ देखी थी वो एकदम से शर्माते हुए उनके लिए कॉफ़ी बनाना शुरू कर देती है। वहीं लिली जिसके कंधे पर मारते हुए कहती है, लाओ ये कॉफ़ी मैं दे दूँगी। रिया जो कहती है, तुम क्यों दोगी, मैं दूँगी ना जा करके। लिली जो कहती है, क्यों, मैं नहीं दे सकती, लाओ दो, मैं भी तो अपने जीजू को अपने हाथ से कॉफ़ी दे सकती हूँ ना। रिया जो मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा जाओ तुम ही दे दो। लिली जो कहती है, अच्छा ठीक है भाई, मुंह तो ना बना, जा तू ही दे दे, वैसे भी मुझे लगता है कि सुबह सुबह तेरी दर्शन करने आए हैं वो। रिया जो कहती है, नहीं, पक्का सर ने बुलाया होगा, मेरे लिए इतना काम क्यों करेगा वो। और ये बोल करके
वो अपने हाथ में ट्रे ले करके यशवीर की तरफ आगे बढ़ जाती है। जैसे ही धर्म जी रिया को आता देखते हैं, उन्हें भी रिया और यशवीर के बारे में कुछ तो आइडिया लग चुका था पहले से ही। रिया जो यशवीर को देखते हुए अपने पलकों को नीचे किए हुए कहती है, आपकी कॉफ़ी। यशवीर इतना प्यार से रिया को अपने हाथों से कॉफ़ी लाता हुआ देख करके अपने हाथ में कॉफ़ी पकड़ते हुए कहता है, आपने पिया? रिया जब अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, इतनी सुबह सुबह कहाँ, आप पी लीजिए पहले। यशवीर जो कहता है, पहले कुछ सिर्फ आप ले लीजिए, उसके बाद मैं पी लूँगा। रिया जैसे ये सुनती है वो पीछे की तरफ धर्म जी को देखते हुए कहती है, आपके लिए क्या लाना है अंकल जी? धर्म जी अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गार्डन में आज वॉकिंग कर लूँ, सुबह से चला नहीं हूँ आज। आप लोग कर लीजिए बात। और पी लो बेटा, तुम भी पी लो कॉफ़ी, तुम्हारे होठों से भूख लग जाएगा ना बच्चे के लिए, क्यों यशवीर? यशवीर जो एकदम से अपने चेहरे को नीचे किए हुए शर्माते हुए अपने बाल को हाथ से फेरते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं अंकल जी, वो मैं बस ऐसे ही। धर्म जी जो कहते हैं, अरे भाई हमने भी जी है ये उम्र, कोई बात नहीं, पिला लीजिए आप अपने हाथों से। और ये बोल करके वो खुद ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वही रिया की नज़र अब पार्थिक पर चली जाती है, जो कि बहुत ही बेसब्री से अपने प्लेट में जल्दी जल्दी खाने को ख़त्म किया जा रहा था। रिया जो कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों खा रहे, अच्छा नहीं बना क्या पास्ता? पार्थिक जो कहता है, बहुत अच्छा है यार, लेकिन जल्दी खाना पड़ेगा ना, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कहाँ जाना है। रिया जो कहती है, अरे आपकी आयु जी होंगी, अभी घर पर ही होंगी, इतनी सुबह सुबह थोड़ा ना बस लेती जाएगी उनको। वही पार्थिव जो कहता है, अरे वो बस वाला बहुत हरामी है। यशवीर जो कहता है, लड़कियों के सामने अब्यूजिव वर्ड्स मत यूज़ किया करो। पार्थिव जो खड़ा होते हुए कहता है, दोस्त है मेरी वो, और आप भी ना, आप जाओ बाई के पास। और ये बोल करके वो रिया से कहता है, ओके। और फिर वो कॉफ़ी जो कि इस वक्त रिया अपने हाथ में ली थी, वो उसके एक सिप को लेते हुए कहता है, ओहो ज़्यादा ही गर्म थी भाई, मैंने भोग लगा दी, अब आप पी लो। और ये बोल करके वो हंसते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। यशवीर जो उसे घूरते हुए देखकर कहता है, बदतमीज़ कहीं का, इसको तो किसी दिन मिल करके ना कोठरी में पकड़ के मारूंगा। रिया जो उसको देखते हुए कहती है, दोस्त है वो मेरा अच्छा, और इस तरह से उसे बातें मत किया करी, वो हान सर का छोटा भाई है। यशवीर जो कहता है, अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं? रिया जो कहती है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे, इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? यशवीर जो कहता है, मैंने पंडित जी से बात की है, वो कह रहे थे कि 15 दिन बाद मुहूर्त बहुत अच्छा है, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। रिया जो कहती है, घर आकर के बात करेगा इस बारे में। यशवीर जो कहता है, घर वाले मान तो जाएंगे ना? रिया जो कहती है, सोने की अंगूठी से तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और ये बोल करके वो मुंह बनाते हुए अपने बाल को जानबूझकर किए यशवीर के मुंह पर मारती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। यशवीर जो उसके बाल के फ्रेग्रेंस को महकते हुए कहता है, हाय हाय तुम्हारा एटीट्यूड, और ये उफ तुम्हारा गुस्सा, इसे तो मैं सराखों पर बैठा कर रखूँगा। वही रूम में इस वक्त श्रीजल जल्दी जल्दी तैयार होकर के बाहर की तरफ आ गई थी। इस वक्त उसने खूबसूरत सा फ्रॉक सूट पहन रखा था। आहान जो कि इस वक्त अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे थे और वह अपने पुशअप्स मारते हुए श्रीजल की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, ये रोज़ रोज़ इतना खूबसूरत बनने के लिए क्या तुम्हें पैसे मिलते हैं? श्रीजल उनकी तरफ देखते हुए कहती है, आपने मुझसे कुछ कहा, कुछ चाहिए क्या आपको? आज अपने 100 पुशअप्स को कंप्लीट कर चुके थे, मगर श्रीजल को देख करके उनमें और ज़्यादा ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से वो और आगे पुशअप्स मारते हुए कहते हैं, हाँ एक काम करो, मेरा टॉवल ला करके दो मुझे। श्रीजल जहाँ से पूछती है, कहाँ रखा है? आहन जो कहते हैं, वार्डरोब में होगा, देखो ज़रा। श्रीजल जो आहन के टॉवल को निकालते हुए आहन को देते हुए कहती है, ये रखिए, मैं जा रही हूँ नीचे। कि तभी आहन उसको रोकते हुए कहते हैं, मेरी स्वेटिंग पोछेगा कौन? श्रीजल जी कहती है, ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं ना? आहन अपने दोनों हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे दोनों हाथ पुशअप्स करने में बिजी हैं, तो ये तुम खुद करोगी। श्रीजल जो मुंह बनाते हुए कहती हैं, आपको ना बस परेशान करना होता है मुझे। और ये बोल करके वो झुकते हुए अपने घुटनों पर बैठती है और आराम से आहन के फोरहेड पर आ रहे स्वेटिंग के बूंदों को अपने हाथ से टॉवल लेकर के पोंछने लगती है। आहन जो उसे कहते हैं, अच्छे से करो श्रीजल। और फिर वो पुशअप्स को कंटिन्यू करते हुए काउंट करते हुए कहते हैं, 125, 126। श्रीजल जो कहती है, अब बस भी कर दीजिए, और कितने पुशअप्स मारने हैं? क्या किसी से लड़ाई लड़नी है आपको, या पहलवानी करने वाले हैं? आहन जो कहते हैं, अब तुम धीरे धीरे मोटी होगी ना, तो तुम्हें उठाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए मार रहा हूँ और क्या, वरना मुझे लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। 150, 151। श्रीजल जो कहती है,
मैं क्यों मोटी हो रही हूँ? हाँ जी कहते हैं क्योंकि अब तुम्हें पढ़ाई करनी है, अच्छे से खाना पड़ेगा, रोज़ अच्छे से तुम्हें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, जूस लेने हैं। शेजल जी कहती है अब बस भी करिए ना, देखिए पूरी स्वेटिंग से भीग गए आप, मौसम भी ठंडा है पर फिर भी। आज अपने पुशअप्स को फाइनली कंप्लीट करके खड़े होते हैं और शेजल को भी अपने साथ खड़ा करते हैं। शेजल जी कहती है देखिए कितने पसीने हो रखे हैं आपको, झूठ में फालतू में इतनी कसरत करते हैं, क्या करेंगे इतनी मेहनत करके। आहान जो इस वक्त सिर्फ एक पुलोवर डाल रखे थे क्योंकि वो एक्सरसाइज करते वक्त अक्सर हाफ पुलोवर ही पहनना पसंद करते थे। आहान जो शेजल की बात सुन करके एक झटके में ही अपने पुलोवर को साइड में निकाल करके फेंकते हुए कहते हैं ध्यान से देखो मुझे, एक्सरसाइज करने का कितना फ़ायदा है। शेजल जो उनको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आहान जो ध्यान से उसको अपने चेस्ट की तरफ दिखाते हुए कहते हैं क्या सच में नज़र नहीं आ रहा? शेजल जो कहती है बस सिर्फ स्वेटिंग की बूंदें ही तो हैं। आहान जो कहते हैं सच में? तुम्हें मेरे एब्स नज़र नहीं आ रहे, मेरा मस्कुलर चेस्ट नज़र नहीं आ रहा? शेजल जो कहती है हाँ तो क्या फ़ायदा है इसका, ये सब आपके शरीर पर रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आपको ऐसा लगता है? आहान जो शेजल से कहते हैं धीरे धीरे जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद आने लगेंगी, अभी बच्ची हो ना दिमाग से। शेजल जी कहती है अच्छा ठीक है, बात करते हैं, अब जाइए आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। आज जो कहते हैं सिर्फ मेरे लिए नहीं, आज हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। शेजल जहान से कहती है मैं सुबह सुबह खाना कि तभी हान उसके कलाई को ज़ोर से अपने हाथों में पकड़ते हैं और उसे झटके से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं जितना कहा है उतना करो, अब तुम्हें अच्छे से खाना खाना है और अगर तुम्हारे खाने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम आई, तुम्हारे रूटीन में कोई भी दिक्कत हुई ना तो जान लेना। शेजल जी कहती है क्या करेंगे? आन जी कहते हैं जानना चाहती हूँ क्या करूँगा? शेजल तुरंत ही अपने चेहरे को ना हिलाते कहती है कुछ गंदा ही करेंगे मुझे पता है, रहने दीजिए, मैं अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना लूँगी। आन जी कहते हैं वेरी गुड। शेजल अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है अब जाने दीजिए मुझे। आन जी कहते हैं अच्छा लगता है तुम ऐसे देख करके जब तुम परेशान होती है तो। शेजल मुँह बनाते हुए कहती है क्यों मज़ा आता है मुझे परेशान करके, मैं ऐसे नहीं करना चाहिए ना। आन जी कहते हैं अगर बीवी इतनी क्यूट हो, इतनी प्यारी हो तो परेशान करने में भी अपना ही एक मज़ा है। वो भी इसी तरह से शेजल को प्यार से देख ही रहे थे कि तभी पीछे से कोई अंदर आते हुए कहता है सर। शेजल जैसे ही किसी की आवाज़ सुनती है वो झटके से अपने हाथ को हाथ से छुड़ाते हुए कहती है छोड़िए कोई आ गया है। आन जी कहते हैं तो आने दो, और अभी मेरी किस्त तो पेंडिंग में है ना। शेजल जी कहती है हाँ ये कैसी बात कर रहे हैं, पीछे कोई खड़ा है। आहान जो यशवीर की तरफ हल्का से देखते हुए कहते हैं तो क्या हुआ, और फिर वो शेजल की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं तुम करो जो तुम्हें करना है, वो नहीं देख रहा। शेजल जी कहती है ऐसे कैसे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पीछे, और फिर वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है वो यशवीर था। जैसे ही वो यशवीर को देखती है वो हल्का सा उन्हें देखकर स्माइल करते हुए फिर सामने की तरफ देखते हुए कहती है मत करिए ऐसा। उसके चेहरे पर उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी, मगर आहान को तो जैसे उसको इसी तरह से परेशान करने में मज़ा आ रहा था। शेजल की बात सुनकर आहान जी कहते हैं पहले तुम्हें किस करना पड़ेगा। शेजल जी कहती है क्या कैसी बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं छोड़ रहे मेरा हाथ, पीछे वो खड़े हैं। नहीं ऐसा कि तभी यशवीर जो अपने गले को क्लियर करते हुए कहता है सॉरी मैम कि मैं यहाँ पर आ गया, पर आप मेक श्योर कि मैं कुछ भी नहीं देखूंगा और प्रिटेंड करूंगा कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, आपको जो भी करना है आप कर सकती हैं। शेजल जैसे ही सुनती है वो और ज़्यादा शर्म से लाल हो जाती है। हाँ जो मुस्कुराते हुए शेजल को देखते हुए कहते हैं अब ठीक है, अब तो करो मैडम। शेजल जी कहती है अब ये सब जानबूझ कर ये कर रहे हैं ना, आपको मज़ा आ रहा है ना। आहान जी कहते हैं मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, चलो। आहान ये बोल करके उसके चेहरे के सामने थोड़ा सा झुक गए थे क्योंकि शेजल की हाइट इतनी तो थी नहीं कि वो आहान को कूद कूद करके किस करेगी। जैसे ही आहान ने अपने चेहरे को हल्का सा नीचे किया था, शेजल अपने एक हाथ से आहान की आंखों पर अपने हाथ को रखती है और धीरे से आहान के गालों पर अपने होठों को रखते हुए कहती है हो गया, अब छोड़िए मुझे। आहान जो कहते हैं ये तो चीटिंग निकला, मैंने तुम्हें होठ पर किस करने के लिए कहा था, क्या तुम मेरी कोई दोस्त हो, बीवी हो तुम मेरी। शेजल जो कहती है मुझे रोना आ रहा है, प्लीज़ छोड़िए। आहान जो इतना प्यार से शेजल को रिक्वेस्ट करता हुआ देख करके अपने हाथ को उसके हाथ से अलग करते हैं और उसके प्यारे प्यारे गालों को ज़ोर से खींचते हुए कहते हैं हाँ रोना नहीं, ठीक है, चलो जाओ, छोड़ दिया तुम्हें,
जैसे ही आन से वो रिहा पाई थी, वो तुरंत ही अपने पैरों को बाहर की तरफ करती है और ऐसी रफ्तार से भागती है जैसे कि वो यहाँ पर कितना ज़्यादा घुटन महसूस कर रही थी। यशवीर भी अपने चेहरे को नीचे करके लगातार स्माइल किया जा रहा था। वहीं आहान जैसे ही शेर को बाहर जाता हुआ देखते हैं, उनका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो गया था और वो कड़क आवाज़ में यशवीर से कहते हैं, स्टीफन जोसेफ का केस बंद हुआ? यशवीर जो कहता है, केस तो चालू है सर, पर कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी उसके लिए केस लड़ने की कोई हिम्मत कर नहीं पा रहा है। कुछ वकील हैं मगर वो भी बहुत ज़्यादा फट्टू हैं, तो ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। आहान जो कहते हैं, गुड। और उसकी फैमिली, उसका क्या चल रहा है? आहान की बात सुनकर यशवीर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, सर उनकी वाइफ और उनकी एक प्यारी सी छोटी सी डॉटर है, पर उसका क्या करना है हमें आपने कुछ बताया नहीं था। आहान जो कुछ सोचते हैं और अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, जो भी कुछ किया था उससे स्टीफन जोसेफ ने किया था, उसमें उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं है, तो मेक श्योर कि उसकी बेटी और उसके वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब से उनकी सिक्योरिटी, उनकी लाइफस्टाइल, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। वैसे भी स्टीफन जोसेफ की कंपनी अब मेरे अंडर में आ चुकी है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अब मेरी है। यशवीर जो कहता है, हाँ सर। आहान जो कहते हैं, अगर उसकी वाइफ इतनी काबिल है तो उसकी कंपनी को अब उसकी वाइफ ही रन करेगी। यशवीर जैसे ही सुनता है, वो आहान को देखते हुए कहता है, पर सर आपने तो उनकी कंपनी को अपने अंडर में ले लिया था। आहान जो कहते हैं, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसकी वाइफ के साथ कुछ गलत हो सकता था। वैसे भी उसकी कंपनी इतनी भी कोई खास खराब नहीं थी और उस पर भी काफ़ी लोगों की नज़र थी, और वैसे भी अकेली औरत को लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, इसीलिए वो कंपनी मैंने अपने अंडर में ले ली थी ताकि उसके मरने के बाद उस पर कोई नज़र न डाल सके। यशवीर जो कहता है, हाँ सर, जब भी किसी को पता चलेगा कि वो आहान खुराना की कंपनी है तो कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। आहान जो कहते हैं, दैट्स वाई। उसकी वाइफ को देखो ज़रा, अगर वो कर सकती है तो ठीक है, उससे बात करो, और जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी दिक्कत होगी मुझे बताना। यशवीर जो कहता है, ओके सर। आहान जो कहते हैं, और उसकी डॉटर उसके काफ़ी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाओ। एंड हाँ, इस वक्त वो लोग कहाँ पर है? यशवीर जो बताता है, सर वो तो इस वक्त दुबई में है, आई मीन उनकी पूरी फैमिली। आहान जो कहते हैं, नहीं, दुबई में नहीं रह सकते हैं, वैसे भी दुबई में गैंगस्टर्स की कमी नहीं है, जिसकी वजह से अगर वो लोग इंडिया में रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। मैं चाहता हूँ वो लोग मेरी नज़र के सामने रहें। यशवीर जो कहता है, ठीक है सर, मैं उनके लिए फ़्लाइट बुक करवाता हूँ, जल्द ही उन्हें इंडिया बुला लेंगे। आहान जो कहते हैं, ओके ठीक है, फिर मैं आता हूँ और भी तुमसे कुछ काम है मुझे। यशवीर जो कहता है, सर तब तक मैं नीचे जाऊँ? आहान उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, रिया से मिलने जाना है। यशवीर जो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, वो ऐसी बात। आहान जो कहते हैं, जाओ और दांत मत फाड़ो। और ये बोल करके वो भी नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर किस तरह से आहान करवाएंगे श्रेया का एडमिशन, और अचानक से क्या हो गया था आयु को, क्या मिल पाएगी आयु पार्थक को? आइए जानते हैं आने वाला एपिसोड पर। सुनते रहिए सोल्टू ट्रैवल बॉस, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।